नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और भारतीय चित्र साधना का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और वो भी एक वार्ता के लिए मनमोहन जी के साथ, जो इन माय ओपिनियन वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंटेलेक्चुअल्स इन दिस कंट्री। सो इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू अबाउट अ सब्जेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं समझना चाहती हूँ आपके दिल के कितने करीब है फिल्में। मुझे पता है राइटिंग इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, पर फिल्मों का आपका क्या ओवरऑल इम्प्रेशन है? और भारतीयता का अगर आप डेफिनेशन हमें दे सकें कि भारतीयता होती क्या है। अब फिल्में करीब है तो कॉलेज काल से हम सभी प्रकार की अच्छी फिल्में देखते थे। बंगला, मलयालम, तेलुगु। उस समय ये समांतर फिल्म नाम से एक नया ट्रेंड चला था, वो सभी फिल्में हम देखते थे। इसलिए फिल्म यह एक समाज को एजुकेट करने का, जागरूक करने बड़ा प्रभावी माध्यम हो सकता है, यह विचार आया। और इसलिए भारतीय चित्र साधना की यात्रा शुरू हुई है। लेकिन इसमें 3 शब्द है: भारतीय चित्र साधना। इसमें मैं चित्र यानी फिल्म विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ बैठे लोग एक्सपर्ट सामने बैठे हैं और आप भी हैं। मैं भारतीय के बारे में जानता हूँ, साधना जानता हूँ, तो उस पर ज़्यादा बोलूँगा। फिल्में खूब देखे, बात सही है। तो भारतीयता क्या है, इसको समझना आवश्यक है। साधारणतः यहाँ पर अनेक छात्र बैठे हैं। ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, इसलिए फीचर फिल्म की बात मैं जानता भी कम हूँ और मैं कम करूँगा। आगे इन लोगों ने जो शॉर्ट फिल्म बनानी है उसमें कैसे टॉपिक चुनने चाहिए, भारतीयता को कैसे हम लोग उसमें उजागर कर सकते हैं, समाज में ही खूब दिखती है, उसको देखना, उसको दिखाने की दृष्टि आती है तो दिल को बात छू जाती है, ये ध्यान में आता है। तो भारतीयता क्या है उसको समझना। भारत की कुछ विशेषताएं हैं। कल ही यहाँ पर एक चर्चा हो रही थी, शायद पहले ही सत्र था, मनोरंजन या एजेंडा, ऐसा एक विषय था। तो प्रधान क्या है, मनोरंजन है या एजेंडा है, ऐसा एक विषय था। तो ये विषय वास्तव में भारतीय विचार का नहीं है, क्योंकि भारतीय विचार बाइनरीज में नहीं सोचता है, दिस और दैट, ये नहीं है। तो भारतीय विचार दिस एंड दैट दोनों है, ये भारत की विशेषता है। अब एजेंडा शब्द को एक अलग कॉनोटेशन है। जैसे आजकल के लिबरल लोगों ने लिबरल शब्दों को ही बहुत संकुचित कर दिया है, इसलिए अभी अपने आप को लिबरल कहने का बड़ा संकोच होता है, क्योंकि जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं दे हैव प्रूव्ड टू बी हाईली लिबरल, नॉन ओपन। लेकिन मनोरंजन के लिए मनोरंजन, कला के लिए कला, ये भारत का विषय नहीं है, भारत का विचार नहीं है। तो हमारे यहाँ अब ये फिल्म ये कला ही है, कल यहाँ पर खूब अच्छी तरह से कहा गया है। और फिल्म में काम करने वालों को कलाकार ही कहते हैं, मतलब कला है ही। तो हमारे यहाँ भारत की विशेषता है कि भारत हैज बीन ए यूनिक सोसाइटी, कंट्री, पीपल, राष्ट्र, क्योंकि उसका जो जीवन का दृष्टिकोण है, व्यू ऑफ लाइफ है, इट इज बेस्ड इन स्पिरिचुअलिटी,
वो अध्यात्म आधारित है, इसलिए वो होलिस्टिक है, इसलिए इंटीग्रल है, इसलिए इट सीज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है। मैं थोड़ी लंबी बात करूंगा, लेकिन फिर मैं इस विषय पर आऊंगा कल की चर्चा पर। तो इसने भारत के पर्सनैलिटी को शेप किया है, समाज के लोगों को। उसका पहला सेलिंग फीचर है, भारत मानता है एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, सब समान है, ये भारत का विचार है। इसलिए भारत के साथ एक शब्द प्रयोग जनरली एक एट्रीब्यूट किया गया है कि हम टॉलरेंट हैं, ऐसा है ना, हम सहिष्णु हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन टॉलरेंस शब्द ये भारत का नहीं है। 1893 शिकागो स्पीच जो स्वामी विवेकानंद गए थे, इट वॉज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। उसमें अनेक रिलीजन के लोग आए थे, मैक्सिमम वे आर बिलीविंग कि उनका ही रिलीजन सत्य है, बाकी झूठ है, इसको फॉलो करने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नरक में ही जाएंगे। उन्हें नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य हमको ही करना है, हर बार ही आ रहा है। उसके दो ही मार्ग है, कन्वर्ट देम बाय फोर्स, फ्रॉड, एलुरमेंट, और किल देम। असंख्य हत्या हुई है। इसमें कुछ उदार विचार के लोगों को लगा, दिस किलिंग डजंट लुक गुड, लेट अस हैव ए बेटर फेस, सो दे केम विथ ए वेरी लिबरल आइडिया, लेट अस टॉलरेट देम। टॉलरेंस शब्द भारत का नहीं। मैं जब कहता हूँ कि मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ, मतलब मेरा तो मारने का मन कर रहा है, लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए नहीं मारूंगा, आई विल टॉलरेट यू टिल यू गेट कन्वर्टेड। तो भारत का विचार क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने उस भाषण में कहा था, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑल वेज टू बी ट्रू। तो सबका स्वीकार ये भारत की विशेषता है, टॉलरेंस नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर इन अवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देयर इज नो वर्ड फॉर एक्सक्लूजन, because we do not exclude anybody, anything, चराचर सृष्टि में। इसलिए हमारे यहाँ सभी मंदिरों में आरती होती है, आरती के अंत में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। सारे भारत के सभी मंदिरों में होता है। इस भगवान को मानने वालों का कल्याण, ऐसा कभी नहीं कहा है। ये भारत का विषय है। तो नैरेटिव कैसा हो, तो हम सहिष्णुता नहीं, सबका स्वीकार, ये भारत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू सी यूनिटी इन द डाइवर्स फॉर्म, डाइवर्स मैनिफेस्टेशंस, ये भारत की विशेषता है। इसलिए इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ये हमको सबको बताया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। वी डोंट हैव डाइवर्स कल्चर्स, सही है। यानी हम जो फिल्म बनाएंगे, वीडियो करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसमें अगर शब्दों का ठीक चयन करेंगे, अपनी बात सीधी पहुंच सकती है। एक बार मणिपुर इम्फाल में मेरा MBA स्टूडेंट्स के साथ बातचीत थी। मेरे पहले के वक्ता ने मेरा परिचय कराया, थोड़ा ही टॉक अबाउट द टॉपिक आल्सो। ही डिस्क्राइब कि भारत इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। ऐसा नहीं था कि मैंने ये बात वहाँ पहली बार सुनी थी, लेकिन पहली बार मुझे खटकी हो, फॉर द फर्स्ट टाइम इट केम टू माई माइंड, ये सही नहीं है। जब मेरी बारी आई तब मैंने कहा कि सज्जन ने जो कहा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ये सही नहीं है। सब लोग चौंक गए, आपके मन में प्रश्न होगा ही। फिर मैंने कहा सही है कि इंडिया हैज़ ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो सबने तालियां बजाई, और वो स्वयंसेवक नहीं थे, तो उनके दिल को बात छू गई, हाँ ये बात सही है। तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का सिखाने वाली हमारी कल्चर, संस्कृति एक है, उसका आधार अध्यात्म है।
इसलिए तीसरी विशेषता है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। अब यह सोल शब्द स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से लागू होता है, तो दोनों में यह पोटेंशियल डिविनिटी इक्वली है, यह केवल भारत मानता है। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अंतर्गत बाह्य प्रकृति का नियमन करते हुए ये अंदर के देवत्व को प्रकट करना है। इसके 4 मेजर मार्ग बताए हैं: भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। भारत के बाहर विचार होता तो यू कैन चूज आइदर ऑफ दिस 4, नॉट 2। ये या वो, यहाँ स्वामी विवेकानंद कहते एनी ऑफ दिस 4 और मोर और ऑल एंड बी फ्री। तो प्रत्येक व्यक्ति का मुक्ति की तरफ जाने का मार्ग इंडिविजुअल उसके प्रकृति के अनुसार हो सकता है। इसलिए विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में शिव महिम्न स्तोत्र को कोट किया था, रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथोजुषाम। एक परिवार में 5 लोग हैं, माता पिता 3 बच्चे हैं। माँ ने खाना बनाया, सब्जी बनाई, लेकिन एक बेटे को लगता है कि सब्जी में थोड़ा तीखापन कम है, थोड़ी मिर्ची की चटनी मिला लेती है। किसी लगता है थोड़ा खट्टा चाहिए, थोड़ा नींबू निचोड़ लेगी। तीसरा थोड़ा मीठा गुड़ डाल देगी, थोड़ा नींबू करेगी। हर व्यक्ति अपने अपने रुचि के अनुसार थोड़ा एडजस्ट करके उस भोजन का आनंद लेता है। ये भारत की विशेषता मुख्यतः रही है। ये मेरी उपासना, इसको हमारे यहाँ रिलीजन कहा है, विच इज टोटली डिफरेंट दैन धर्म। रिलीजन को हमारी भाषा में उपासना कहेंगे। इसलिए मेरी उपासना का मार्ग चुनने का मुझे पूर्ण स्वातंत्र्य है। हर एक की अलग अलग टेस्ट हो सकती है। इसलिए हमारे श्रेष्ठ चिंतक ठेंगड़ी जी कहते थे कि भारत में रिलीजन इज पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। हर एक अलग अलग होता है। एंड वी हैव द लिबर्टी, फ्रीडम टू चूज माई ओन टेस्ट। इसलिए हमारे यहाँ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। ये भारत की विशेषता है। अब मुक्ति की बात आती है तो मोक्ष, मुक्ति की तरफ जाना। इसलिए हमारे यहाँ हमारे जितने भी कार्यकलाप समाज में हैं उनका उद्देश्य मुक्ति की तरफ जाने का होना चाहिए। इसलिए विद्या के लिए कहा है सा विद्या या विमुक्तये। कला के लिए कहा है सा कला या विमुक्तये। इसलिए कला के बारे में जो कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो फिल्म कला है, उसके माध्यम से हमको सत्य बताना चाहिए, विचार बताना चाहिए। उसको आप एजेंडा मत कहिए। एजेंडा मतलब जो मैं सत्य मानता हूँ वही कहूँगा और दूसरे किसी को नहीं आने दूंगा। जो सेमेटिक थॉट का मूल है वो यहाँ ऐसा नहीं है। सत्य एक है, उसके देखने के तरीके अलग हो सकते हैं, उसका परसेप्शन अलग हो सकता है। सब हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो मुझे यह सत्य बताना है मेरे हर कृति के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम से। और मुझे उस देखने वालों के अंदर जो शिवत्व है, जो अच्छाई है, जो डिविनिटी है, उसको प्रकट करने का एक मौका देना है। और वो कलाकृति सुंदर होनी ही चाहिए, उसमें ये भी है। इसलिए यह विचार के साथ, शिवत्व के साथ सुंदरता से प्रस्तुत करना, यह असली कला है। हर कला में ये बात आती है। नृत्य हो, पेंटिंग हो, संगीत हो, इतनी सुंदर रागदारी होती है, लेकिन आप उसके अगर लिरिक्स आप देखेंगे उसमें भी ताकत है। शब्दों का एक महत्व होता है। इसलिए ये बात आती है। इसलिए मुझे जो कहना ऐसा है कि भारत को हम ठीक से समझेंगे
तो अपनी छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से हम इसको कह सकेंगे। और ये भारत की स्पिरिचुअलिटी अनेक रूपों में मैनिफेस्ट होती रही है, आज भी हो रही है। क्या हम इसको देख कर, हम देखते तो है, उसको हम लोग इंटरप्रेट नहीं करते हैं, हम इंटरप्रेट कर सकेंगे क्या? जैसे एक नैरेटिव मैं भी बात कर रहा था, तो ऑंगस मेडिसन का पुस्तक है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर ईस्वी सन 1 से 1500 तक हाईएस्ट 30% से अधिक था, जबकि अमेरिका यूरोप मिलाकर 2% से कम था। बेचते क्या थे हम? वी आर मेड टू बिलीव कि भारत कृषि प्रधान देश है, सब यही सुना है। यहाँ खेती अच्छी थी, लेकिन हम अनाज बेचते नहीं थे और व्यापार करने जाते, फिर बेचते क्या थे? अनाज खाते थे, खिलाते थे और बार्टर के रूप में उसका उपयोग होता था। हमारे यहाँ टैनिंग इंडस्ट्री अच्छी थी, मरे जानवरों के चमड़े को टैनिंग करके उससे अनेक वस्तुएं बनती थी। कानपुर आगरा में बहुत पुराने समय से ये इंडस्ट्री है। यहाँ पर अच्छी मेटलर्जी थी, आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करना, कास्ट मोल्डिंग, कास्टिंग, कॉपर, ब्रास, कांसा, या यहाँ पर एलॉय बनते थे, पोर्टेबल फर्नेसेस होती थी और घर की महिलाएं भी इसमें खूब जानकार होती थी। एक हमारे कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में गए थे, ट्राइबल एरिया में, कुछ महिलाएं कुछ पहाड़ से कुछ मिट्टी टोकरी में लेकर आई। उन्होंने कहा, उनका भाषण अवेलेबल है यूट्यूब पर, एक हीप से उन्होंने इनके सामने आयरन एक्सट्रैक्ट करके छोटा टुकड़ा गलाकर दिखाया, ये आयरन बना। दूसरे से कॉपर बनाकर दिखाया। तब उन्होंने कहा, उनकी पोती सुखदा नाम की थी, उन्होंने कहा, दादी ये अच्छे व्यक्ति दिखते हैं, तीसरा वाला भी दिखाओ। तीसरे में गोल्ड था। इस लेडी ने बताया, ये फॉर्मली अनपढ़ थी, लेकिन वो स्पर्श से, स्मेल से शी कुड मेक आउट ये आयरन ओर है, कॉपर ओर है, गोल्ड ओर है। उसने कहा, ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, उसको उसकी माँ ने सिखाया है। यानी फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, इस विषय में निष्णात थी। मैं पंजाब में गया था, एक जगह बात कर रहा, उन्होंने कहा, हमारे गांव में घर में दरी बुनने की परंपरा थी और मेरी दादी उसमें एक्सपर्ट थी। तो ये उद्योग जो बनते थे, यहाँ परफ्यूम इंडस्ट्री अच्छी थी, क्योंकि भारत के फूलों में सुगंध होता है, भारत के बाहर सुंदर रंग होते, सुगंध नहीं होता है। यहाँ पर कपड़ा खूब अच्छा बनता था, स्पाइसेस थे। ये सारे कहाँ बनते थे? तो कारखाने नहीं थे, तो घरों में बनते थे। घर उद्योग, प्रत्येक घर में उद्योग था। इसलिए भारत का सही वर्णन कृषि प्रधान देश नहीं, उद्योग प्रधान देश है, ये होना चाहिए। और इस वेल्थ क्रिएशन में घर की माता महिलाओं की एक्सपर्टीज थी और बच्चे घर में सीखते थे, इसलिए उनको ITI जाने की जरूरत नहीं थी, वही स्किल सीखते इंसान। और जब पुरुष वर्ग बेचने के लिए बाहर जाते थे, दिवाली के बाद, बारिश कम होने के बाद, तब घर का सारा कारोबार महिलाएं संभालती थी, पैसा इनके पास ही रहता था। दे वेर द मास्टर ऑफ द एंटायर, जो भी कामकाज था, इसलिए उसको गृह लक्ष्मी इसलिए कहते थे। और फिर ये बारिश के पहले लौटते थे, तब तक ये संभालती थी। इसलिए पुराने फिल्मों में ऐसे गीत क्यों आते होंगे, ये समझ में आता है पढ़ने के बाद। पहले गीत ऐसे आते थे कि सावन आया, बादल आए, मेरे पिया नहीं आए, ऐसे गीत थे। क्योंकि अब पोस्ट तो नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कैसे पता चलेगा बादल सावन आने वाला है, उसके पहले उनको आना है, क्योंकि खेत में बुआई करने, काम करना है। तो इट वॉज लिंक्ड। इसलिए बादल आए तो ज़्यादा आतुर होती थी, अरे अब आएंगे, इतने दिन हो गए नहीं मिले, वो ऐसा, या पिया गए, परदेश हो गए, ऐसे गीत होते थे। वो कारण ये होता था, सहज है। इसलिए हमारे यहाँ साधारणतः आषाढ़ मास से कार्तिक मास, इस 4-5 महीनों में सर्वाधिक त्यौहार क्यों आते हैं? क्योंकि पति घर में रहते थे उस समय, फिर बाहर निकल जाते थे। तो ये सारा देखने की दृष्टि रहेगी। एक सुंदर ब्यूटीफुल भारत की परंपरा है। जब कोई कम्युनिकेशन नहीं था,
ये जो वणजारा लोग जिनको कहते हैं, उनका मूल नाम वाणिज्यहारा है। उनके पास ऊंट घोड़े ऐसे साधन होते थे जिन पर लाद कर लोग व्यापार करने दूर दूर तक जाते थे, और इनको सारे रास्ते पता थे। ये उस जमाने के गूगल थे। तो दादाजी को पता था, उनका बेटा पोता साथ ही चलते थे, अपने आप उसको पता होता था कि कहाँ जाना है। इतने दूर दूर जाते थे, कहाँ मुड़ना, कहाँ रुकना, नदी कहाँ उथली है ताकि पार कर सकते वगैरह। दे वेरी एक्सपर्ट, दे आर वेरी रिच पीपल आल्सो। इसलिए ऐसे एक भारत और भारतीयता को समझकर हम अपनी कहानी के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से कहेंगे तो पैसा कमाना केवल हमारा, इसलिए भारत को लोग व्यापार करने दुनिया भर में गए, बट वी डिड नॉट कॉलोनाइज देम, वी डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम, वी डिड नॉट ट्राई टू प्लंडर देयर रिसोर्सेस, वी डिड नॉट ट्राई टू एनस्लेव, गुलामों का व्यापार नहीं किया। लूट कैसे की पूरा इतिहास है। एक अभी मैंने एक चुटकुला सुना, एक दूसरी कक्षा के बालक को उसकी माँ डांट रही थी कि तुम्हारे मैडम का फ़ोन आया था स्कूल से कि तुम्हारे क्लासरूम में जवाब पॉलिटिकल होते हैं। सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट को की कंप्लेंट थी, इसके जवाब पॉलिटिकल होते हैं, ऐसा माँ डांट रही थी। तो उसने माँ से कहा, टीचर आस्क्ड अस व्हाई आर पिरामिड्स इन इजिप्ट, आई टोल्ड दे वर टू हेवी फॉर द ब्रिटिश टू स्टील। इसलिए है, थोड़े भी हिला सकते तो लेकर जाते, ऐसा उसका कहना था। अब ये इतना सही है, लेकिन भारत ने ये नहीं किया है। क्यों नहीं किया? अरे ये अपनी सोच है, मतलब वसुधैव कुटुंबकम है, वो दूसरे थे ही नहीं। रमन महर्षि को पूछा किसी ने, हाउ शुड वी ट्रीट अदर्स? उनका उत्तर था, देयर आर नो अदर्स। तो ये भारत है। तो अपने कैसे कैसे बातें कहानी इसी के माध्यम से आते हैं। तो एक अपने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में पहले दूसरे में एक छोटी फिल्म आई थी, वो मेरे दिल में पक्की बैठ गई है। 5 डायलॉग केवल है, 3 मिनट की फिल्म है। यानी जब हम फिल्म बनाएंगे तो कम से कम शॉर्ट फिल्म शुड बी रियली शॉर्ट एक्चुअली, लेकिन 1-2 वाक्यों में ऐसी बात छू जाती है, चुप जाती है। एक 7th ग्रेड की एक बेटी स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर आती है, और सीढ़ियों पर घर में प्रवेश करने के पहले माँ और बेटी बैठी है, और माँ उसके रिजल्ट देख रही है। एक एक गणित में इतने मार्क मिले, हिंदी में इतने मार्क मिले, फिर इंग्लिश का पेपर आता है तो वहाँ 0 मिला है। तो माँ कहती है, बेटा इसमें तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं? वो कहती है, माँ इसमें हमको हमारा सपना लिखना था इंग्लिश में। तब माँ कहती है कि बेटी तुम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो, लिखा क्यों नहीं? वो कहती, माँ हमें इंग्लिश सपने नहीं आते हैं। एक ही वाक्य कितनी बात थी। माँ एकदम गंभीर होती है। फिर ये कहती, बेटी मेरे सपने में कौन आते हैं? परी आती है, ये आते हैं, कौवे आते हैं, कछुए आते हैं, खरगोश आता है, नाना आते हैं, नानी आती है। अब तुम ही बताओ माँ, इनमें से कौन बोलता है अंग्रेजी में? और सीरियस होती है। और आखिरी का वाक्य है, वो कहती है, माँ हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं, अब हमारे सपनों को तो अपनी जुबान में रहने दो। इतनी छोटी है, एक एक डायलॉग कैसा है। अभी मुझे एक नॉवेलिस्ट मिले, उनकी नई नॉवेल आई है, तो एक वाक्य इतना चुभ जाता है मन में। उस नॉवेल में उन्होंने एक वामपंथी कम्युनिस्ट ऐसे एक्टिविस्ट को एक व्यक्ति के माध्यम से एक वाक्य कहा केवल। वो वाक्य उसको कहता है, तो वो आदमी
उस एक्टिविस्ट को कहता है कि कार्ल मार्क्स ने तुमको बताया कि धर्म अफीम है, इसलिए तुमने धर्म छोड़ दिया, लेकिन अफीम नहीं छोड़ी। एक वाक्य की फिल्म बन सकती है एक्चुअली। अरे शब्दों में ताकत है। तो ऐसे व्यंग हम देख सकते क्या। एक बार कुरुक्षेत्र में एक संघ की बैठक थी, तो एक कार्यकर्ता मेरे साथ प्रबंधक के नाते था। वहाँ पलवल में वो बी पढ़ रहा है। मैं तरुणों को, युवकों को हॉबी पूछता हूँ, तो सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स वगैरह, रीडिंग ऐसे आप बताते हैं। उसने बताया कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ। अब कहानी लिखने वाला कॉलेज स्टूडेंट हॉबी के नाते मुझे पहली बार मिला था। मैंने पूछा कैसे कहानी लिखते हो, तो उसने कहा कि अभी 2009 की बात है, लोकसभा के पार्लियामेंट इलेक्शन हो गए थे। उसने कहा कि मेरे रूममेट ने चैलेंज किया मी टू राइट अ स्टोरी ऑन द इलेक्शंस। तो उसने कहानी लिखी, छोटी कहानी है, इतना बड़ा व्यंग है उसमें। वो कहानी आता है कि एक जगह चुनाव की घोषणा हुई और 4 उम्मीदवारों ने अपना कैंडिडेचर नामांकन दाखिल किया। वो 4 उम्मीदवार के नाम थे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। और हर एक ने कहा कि ह्यूमन बीइंग यही सिंबल मुझे चाहिए। अब चुनाव अधिकारी के सामने प्रश्न आया, एक को मिलेगा, बाकी को कुत्ता, घोड़ा, पेड़ ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। तो चारों को बुलाता है, चारों उम्मीदवारों को, और कहता है कि यू टू कन्विंस मी कि तुमको ही क्यों चाहिए यह सिंबल मनुष्य का। मैं जिसके लिए कन्विंस होऊंगा उसको दूंगा, बाकी को अन्य चिन्ह लेने पड़ेंगे। फिर हर उम्मीदवार नाम याद करिए कौन कौन थे। हर उम्मीदवार कहता है कि ह्यूमन बीइंग चिन्ह, सिंबल मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य के, ह्यूमन बीइंग के मुझ पर बहुत उपकार है। इस ह्यूमन बीइंग ने मुझे जन्म दिया है और मुझे पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया है, मैं चुनाव लड़ने के काबिल हूँ। यहाँ कहानी पूर्ण होती है। अब ये जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन सोसाइटी है, जिन्होंने ये 4 विकराल समस्याएं खड़ी की है सारे दुनिया में, ये अनपढ़ नहीं है, गरीब नहीं है, पिछड़े नहीं है। तो सो कॉल्ड मोस्ट डेवलप्ड, प्रॉस्परस, रिच सोसाइटीज ने एक 400 वर्षों के जो साइंस का एडवेंट हुआ, 400 वर्षों में इतनी बड़ी समस्या है यहाँ खड़ी कर दी है। और भारत का एक समृद्ध संपन्न जीवन एटलीस्ट 20,000 ईयर्स का ऐसी कोई समस्या निर्माण नहीं हुई। यानी कितना बड़ा व्यंग उसने एक छोटी कहानी के माध्यम से रखा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक भारत को धन कमाना अलग बात है, हम लक्ष्मी की साधना करते हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। अब मुझे तमिल वगैरह के बारे में पता, लेकिन हिंदी जहाँ जो भाषा में जानता हूँ, वहाँ सभी जगह जब पूजन होता है घर में, तब शुभ लाभ ऐसा लिखा रहता है ना। वो केवल लाभ नहीं लिखा है घर में ना, वो शुभ पहले आता है, बाद में लाभ आता है। तो इसका एक बड़ा महत्व है, इसका एक सांस्कृतिक महत्व है, इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। मुझे कमाना भी है, लेकिन मेरे इसमें कैसे देखना है। तो दिसंबर 2015 तो मेरा प्रवास था अरुणाचल प्रदेश में। मैं दूध की चाय नहीं पीता हूँ, लाल चाय पीता हूँ। हम 4 लोग थे उस समय, जो विभाग प्रचारक थे आज यहाँ पर बैठे हैं। तो 2-2.5 घंटा यात्रा हुई, तो कहीं ब्रेक लेने का विचार हुआ। तो एक होटल मिली, तो वहाँ रुके। एक माता जी होटल चला रही थी, मेरे लिए नॉर्मल वो लाल चाय आई, बाकी 3 लोगों ने दूध की चाय पी। विभाग प्रचारक जो यहाँ बैठे अभी क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं, तो वो पेमेंट करने गए। तो मैंने देखा बैठे बैठे कि कुछ डिस्प्यूट है पेमेंट के बारे में। मैं काउंटर पर गया, डिस्प्यूट ऐसा था, ये कार्यकर्ता उसको 4 कप चाय के पैसे दे रहा था,
लेकिन वो 3 कप के लेने के लिए तैयार थी। मैंने कहा बहन जी मैंने चाय पी है, हम 4 लोग हैं, आपने 4 कप चाय के पैसे लेने चाहिए। उसने कहा भाई साहब आपने पी वो चाय नहीं थी, पानी था, पानी के पैसे नहीं होते हैं। ये क्या बात है? अब वो महिला अनपढ़ नहीं थी, एकदम आधुनिक यूनिवर्सिटी शायद नहीं पढ़ी होगी, एंड शी हैड एवरी राइट टू कैलकुलेट कि चाय पत्ती खर्च हुई है, गैस बर्न हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, होटल का किराया है, सर्विस चार्ज है, कब तो धोना है उसको। एंड हियर वॉज अ पर्सन हु वॉज इंसिस्टिंग टू पे, बट समथिंग वॉज स्टॉपिंग हर, नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं। ये JNU के लेडी प्राध्यापकों के साथ मैं बात कर रहा था, जुलाई 2020 में ये किस्सा बताया। एक प्राध्यापक ने कहा कि वो लोग लेह लद्दाख से कार से आ रहे थे, छोटे बच्चे साथ में थे, दूध की ज़रूरत पड़ी, रोड किनारे होटल देखकर गाड़ी रोकी, दूध गर्म करके लिया, पूछा कितना पैसा हुआ। उसने कहा बहन जी बच्चों के दूध के पैसे नहीं होते हैं। उसको आश्चर्य हुआ, जिस होटल में रोकी तो वहाँ 150 रुपये चार्ज करते थे। ऐसे 10 माताओं ने मुझे भारत भर कहा कि उनके साथ ये हुआ, बच्चों के दूध के पैसे नहीं दिए। ये जो ऐसी अनेक बातें मैं कह सकता हूँ, और ये कोई रामायण काल की नहीं तो घोर कलयुग की कहानियाँ हैं। ये ईशावासी उपनिषद का तेना त्यक्तन भुंजिता का सीधा मैनिफेस्टेशन है। कमाना है लेकिन त्याग भाव से कमाना है, भोगना है। एक हमारे विशाखापट्टनम के कार्यकर्ता क्षेत्र संघचालक है, वो प्रवास पर जा रहे थे, 12 बजे जगह रुके भोजन के लिए छोटे होटल में। जैसे भोजन आया, खाना शुरू करने वाली, इतने में एक भिखारी बेगर उनके बाद मांगने, इन्होंने जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, तो होटल के मालिक ने देखा, इनको रोका, ऐसा नहीं कहा भाई साहब आज आप दोगे कल कौन देगा, ऐसे रोज आते हैं, इनकी आदत खराब मत करो, ऐसा नहीं कहा। वॉट इज सेड वाज टोटली डिफरेंट। उन्होंने कहा भाई साहब ये मेरे होटल में आया है, आपको नहीं मुझे देना है। ये 2016 की बात है। यानी ईशावासी उपनिषद का अगला जो श्लोक है महाकृदा, उसका उदाहरण है। हम भारत को ठीक जानकर समाज में देखेंगे, विल गेट एम्पल एग्जाम्पल्स वेयर पीपल आर लिविंग इट। इसलिए कोरोना काल में आखिरी बात कहूँगा, फिर कुछ प्रश्न के लिए रुकूंगा। कोरोना काल में यह बात देखी है, कोरोना पैंडेमिक दुनिया भर के सभी देशों में था, भारत के सिवाय in all the countries it was only the state machinery employees working, saving, serving people. भारत is the only country in the world जहाँ पर सरकारी मशीनरी ने, एम्प्लॉय ने खूब अच्छा काम किया जी जान से, परंतु लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले। और बाढ़, अर्थक्वेक के बाद जाकर सेवा देना अलग बात है, रेल का एक्सीडेंट हुआ तब जाना अलग बात है, जैसे उड़ीसा में हुआ था। एक हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है, मेरी जान को खतरा है, यह जानकर भी लाखों लोग, युवक युवती, महिला पुरुष, गांव में, ट्राइबल एरिया में, शहरों में बाहर निकले, सारे भारत में निकले। ये क्या है, क्यों निकले? इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई वाज टॉकिंग विद सम ट्राइबल गर्ल्स इन छत्तीसगढ़। मैंने पूछा क्यों किया, जान को खतरा है जानकर भी क्यों गए लोग बाहर? एक बेटी ने कहा खड़े होकर, उसने इतना सुंदर उत्तर दिया है सिंपल भाषा में। उसने कहा क्यों किया, मतलब मन नहीं मान रहा था, ऐसा उसने कहा। दैट इज द रीजन एक्चुअली। ये स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन ऐसा बन जाता है कि जो अपने नहीं वो भी अपने लगने लगते हैं, तो करने का मन होता ही है। हमारे यहाँ उसको धर्म कहा है। धर्म, क्लोज योर कैपिटल आई, ओपन योर आईज, देन द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। तो जो हमारे नहीं वे भी अपने लगने लगते हैं, अपनों के लिए करना मन होता ही है। दैट इज धर्म। उपासना रिलीजन है, रिलीजन धर्म के लिए होती है, धर्म स्वयं धर्म है। धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन धर्म ही है। जैसे घी को घी कहते हैं, ऐसे धर्म को धर्म कहते हैं, प्रसाद को प्रसाद कहते हैं, आरती को आरती कहते हैं।
क्योंकि ये कंसेप्ट ही वहाँ नहीं है, इसलिए अलग शब्द नहीं है। तो ये इसको भारत को हम ठीक समझे, इस भारत की आध्यात्मिकता को जो आज भी दिख रही है। कुछ एबरेशंस है, ऐसे जो गलत बातों को भी एक्सपोज करना है, लेकिन ये पहले से नहीं था, पहले कुछ और था, इसलिए फिर से उनको ठीक करना है, ऐसा विश्वास दिलाना। तो समाज परिवर्तन, समाज जागरण, एक अपनी पहचान के बारे में एक विश्वास जगाना, यह काम, लोक शिक्षण का काम हम, ये फिल्म एक प्रभावी माध्यम है, क्योंकि उसमें ऑडियो है, विजुअल है, वहाँ पर अभिनय है, यानी सभी जितनी कला है, संगीत है, चित्रकला है, गायन है, वादन है, अभिनय है, ये सारी बातें एक साथ है इसमें, इसलिए इट इज़ मोर इफेक्टिव। इसलिए ज़रा सोच समझकर इसका ठीक से विचार करेंगे, इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर द क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। ये भारत का भारत जो नकारा गया है, सोया हुआ है, लेकिन इतने सारे प्रयत्न के बाद भी अभी टिका हुआ है, वो जग रहा है। अब ये जगने का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके परिणाम हमको सारे भारत में अनेक विविध क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। इसको जगाने में सबसे इजी, वेरी इफेक्टिव माध्यम, घर बैठे बैठे मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री कैन बी देयर। इसलिए इसके बारे में मुझे जो कहना था, और खूब विषय है, 2-2, 4-4 वाक्यों के भी ऐसी फिल्म बन सकती है, और हम प्रभावी रीति से अपनी कला को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मनमोहन जी, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है जल्दी से, और फिर हम ऑडियंस के लिए खोल देंगे। अभी भी हिंदी फिल्म जगत हो या फिल्मी जगत हो, उसकी पकड़ वामपंथियों के हाथों में है, और वो एक डेफिनेटली एक लेफ्टिस्ट नैरेटिव को प्रधान रखते हैं। आपने मुझे एक बार ही एडवाइस किया कि आप टैगोर का स्वदेशी समाज जी, और मैंने पढ़ा, और मुझको अभी टैगोर इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट राइटर्स एवर, और वो पढ़ के मुझे लगा कि देखिए इनमें राष्ट्रीयता का भाव इतना था, एंड येट ही वाज डूइंग क्रिएटिव वर्क। और आजकल के युवा को ये मैसेज होता है कि अब वर्ल्ड इज ग्लोबल, आप अपने रूट से अलग होइए, राष्ट्रीयता से अलग होइए, दैट इज जिंगोइज्म, और फिर यू कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड क्रिएटर। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इतने युवा दोस्त बैठे हैं यहाँ, उनको आप थोड़ा बहुत टैगोर के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी प्रभावशाली था जब आपने ये सजेस्ट किया। भारत का विचार ही वसुधैव कुटुंबकम का है, इसलिए भारत परिवार के नाते लोग को देखता है। जो पश्चिम का ग्लोबल आया है वो मार्केट के नाते देखता है। उन्होंने खूब शोषण किया है, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए ग्लोबल पैरासाइट्स नाम की एक पुस्तक है, जो पढ़ना चाहे पढ़ें। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं कि ऐसे जीव दूसरे जीवों का शोषण करके अपना पोषण करते हैं। उनका कहना है, लेखक का, जेरेमी सिब्रुक बिनिन परेरा, 2 लेखक है, गोवानीज क्रिश्चियन से, सुंदर पुस्तक लिखी है कि पश्चिम का नेचर ये रहा है कि लूटना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना, शोषण से पोषण करना। उन्होंने कहा कि देयर आर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन केप्ट ऑन चेंजिंग। फर्स्ट इट वाज रिलीजन, देन इट वाज एम्पायर, नाउ इट इज IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, स्पष्ट लिखा है। और बाद में वर्ल्ड बैंक में जो अधिकारी थे उनकी पुस्तक आई है, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये ग्लोबल का शब्द अलग है। भारत सारी वसुधा को एक परिवार पहले से मानता आ रहा है, क्योंकि भारत की जड़ें भारत के सॉइल में जड़ी है। भारत के विचार सारे, केवल मानवता नहीं तो चराचर जगत को साथ लेकर चलने का रहा है। तो टैगोर ने ये 2 बातें मुख्य मैं कहूँगा उनके बारे में, 3 बातें। पहला, उन्होंने
I got attracted towards Tagore by one of his quote I read in Gujarati. मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ट्रांसलेशन ठीक हुआ कि नहीं, इसलिए मैंने बंगाली कोट देखा, मुझे बांग्ला भाषा भी आती है, तो बंगाली में वही था। फिर मैंने पूरा उनका स्वदेशी समाज ऐसे पढ़ा, वो कोट ऐसा है, अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यही भारत का अंतर्निहित धर्म है। भारत विविधता को भेद नहीं मानता और पराये को दुश्मन नहीं समझता, इसलिए नए मानव समूह के संघात से हम भयभीत नहीं होंगे। उनकी विशेषताओं को पहचान कर उनको प्रिजर्व करते हुए विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, उनको साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। आगे वो कहते हैं, इसलिए भारत में हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई परस्पर लड़ते हुए दिखेंगे, पर वे लड़कर मर नहीं जाएंगे। वे यहाँ एक सामंजस्य, एक बैलेंस स्थापित करेंगे ही। यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू। इतने क्लियरली हिंदुत्व की बात उन्होंने कही, यह बहुत महत्व की बात है। दिस कोट अट्रैक्टेड मी। दूसरा उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें हम कौन हैं वह बनना पड़ेगा। वी हैव टू बी व्हाट वी एक्चुअली आर। अब तक हम लोग इस हम के दूर भाग रहे थे, पश्चिम की नकल करते हुए। 2014 के बाद ये हम पहली बार प्रकट हो रहा है धीरे धीरे इन एवरी फील्ड ऑफ द नेशनल लाइफ, ये ध्यान में आता है। दूसरी बात है, और तीसरा उन्होंने कहा, स्वदेशी समाज में वेलफेयर स्टेट वॉज नेवर आवर ट्रेडिशन। ये पश्चिम का है, स्टेट नेशन कंसेप्ट वहाँ का है। जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये 4 विषय केवल राजा के पास होते थे। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, इसके लिए समाज की अपनी खुद की व्यवस्थाएं थी। इसके लिए राजकीय कोष से धन नहीं आता था। जैसे एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटता है, तंबू जमीन पर आ जाता है। परंतु 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, इट विल स्टिल बी इरेक्ट और थोड़ा डिशेप होगा, वो टूटे खंभे को फिर से खड़ा करने की सुविधा रहेगी। वी हैड दैट अरेंजमेंट। इसलिए भारत में पश्चिम में नेशन स्टेट है, यहाँ समाज, पीपल आर द राष्ट्र, इसलिए राज्याधारित नहीं, समाज आधारित राष्ट्र। इसलिए यहाँ पर की आक्रमण हुआ, राजा पराजित हुए, परकियों का राज्य भी आया, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। ये और एक पुस्तक आप अगर पढ़ सके, द स्टारफिश एंड द स्पाइडर, उन्होंने इसी बात को कहा है कि स्पाइडर के सभी लाइफ सेंटर्स उसके हेड में कंसंट्रेट होते हैं। हेड क्रश करो, स्पाइडर इज डेड। लेकिन स्टारफिश ऐसी है, उसके लाइफ सेंटर पूरे बॉडी में बिखरे होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू किल ए स्टारफिश। आप 2 टुकड़े करेंगे तो आपको 2 स्टारफिश मिलेंगे। बाकी समय का मैं उन्होंने खूब उदाहरण दिए हैं। इसलिए भारत ये विशेषता क्या थी, और टैगोर ने इस भारत के जो आध्यात्मिक सोल है इसको लेकर, और वो कल्चरल के सभी एस्पेक्ट में, वहाँ से यानी संगीत में, गीत में, कविता में, पेंटिंग में, एवरीवेयर, तो सबके माध्यम से ये स्पिरिचुअलिटी, भारत का जो भारत तत्व है, यह जाता है। इसलिए टैगोर को सही में पढ़ना चाहिए हम सब ने। अभी सवाल अगर किसी के हैं तो हम आई थिंक 2 सवाल ले सकते हैं, उतना समय है हमारे पास। और फिर आप सवाल पूछने से पहले अपना परिचय दे दीजिएगा, फिर सवाल पूछेगा, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि समय इतना नहीं है। किसी को सवाल तो पूछना? आपने आपका सवाल नहीं पूछा लेकिन मैंने पूछा, अच्छा मेरा लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला। अच्छा तो मैं पूछ लेती हूँ। आपको क्यों लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शो बिजनेस में, बिजनेस और शो ज़्यादा रहता है? आई थिंक गजेंद्र जी अग्री करेंगे।
और बॉक्स ऑफिस पे अब जो फिल्में चल रही हैं वो राष्ट्रीयता के बारे में है, राष्ट्रवाद के बारे में, वो ब्लॉकबस्टर हिट्स हो रही हैं। पर पहले के दौर में ये ऐसी फिल्में चल नहीं रही थी। पहली फिल्में चल रही थी वो एनआरआई लव स्टोरीज और गानों पे या डांस पे या फैशन पे। तो ये शिफ्ट व्यूअर्स में क्यों आया है, वो एक सवाल है। दूसरा सवाल मैं सोचती हूँ काफ़ी दूरदर्शिता थी भारतीय चित्र साधना की कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पे आपने इसको केंद्रित किया, क्योंकि आज जो माहौल है स्पेशली जेन जी जिसे हम बुलाते हैं, आज के युवा पीढ़ी, उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। पर कल जब मैं ट्रेन में भी आ रही थी तो एक 19 साल की लड़की मेरे बगल में बैठी थी और पूरे रास्ते वो रील्स ही देख रही थी, 1 मिनट की, 2 मिनट की। तो ये बिल्कुल चेंज हो गया है और मुझे लगता है कि भारतीय चित्र साधना को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने साल पहले देख लिया था कि कंजम्पशन, व्यूअर कंजम्पशन टेस्ट आर चेंजिंग। तो ये 2 मेरे सवाल हैं। पहले ऐसे कि भारत में इस राष्ट्र भाव को नकारने की एक फैशन चल पड़ी कि हम जो है दुनिया जिस भारत को जानती है, वेस्टर्न के प्रभाव में उस भारत को नकारना, एक नया भारत पश्चिम की नकल करता हुआ दिखाने के बीच में होड़ चली। लेकिन भारत के सर्वसामान्य जन में ये भाव पड़ा हुआ है, उसको डालना नहीं है, जगाना केवल है। तो जगाने के प्रयास भी चल रहे थे। इसलिए अभी क्यों क्या हुआ है, तो एक लंबी प्रोसेस चल रही थी। आई विल कोट एन एडिटोरियल ऑफ संडे गार्डियन जो ब्रिटेन से पब्लिश होता है। तो 16 मई 2014 को पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। तो इट वाज फ्राइडे। तो संडे गार्डियन 18 मई का इट कैरीज द एडिटोरियल, ये ध्यान में रखना है, इट्स एन एडिटोरियल नॉट एन आर्टिकल बाय सम ऑथर फ्रॉम ए वीकली पेपर पब्लिश फ्रॉम ब्रिटेन। उसका पहला वाक्य, और गार्डियन आल्सो कैरीड द सेम एडिटोरियल ऑन दैट डे। उसका पहला वाक्य ऐसा है, 3 वाक्य बोलूंगा मैं, दे आर बोल्ड स्टेटमेंट्स, आई विल कॉल इट। इट सेज टुडे 18 May 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India। ये वहां का पेपर कह रहा है। Narendra Modi's victory in these elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly, through which Britain ruled this subcontinent. India under Congress Party was in many ways a continuation of British Raj by other means। ये उनके पहले 3 वाक्य। लेकिन इसका I call it bold statements। It's true, हिम्मत चाहिए कहने की। लेकिन इससे भी इंसाइटफुल एक वाक्य उन्होंने उस संपादकीय के ऊपर लिखा है, वो बहुत महत्व का है। वो ऐसा है, वो लिखते हैं that it should be obvious that the underlying changes in the Indian society has brought us Mr. Modi and not the other way around। यानी भारतीय समाज में जो परिवर्तन आए हैं उसके कारण मोदी आए हैं, उनके कारण परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो ये परिवर्तन किसने लाए हैं? तो एक भारत के अध्यात्म को लेकर जो शक्तियां चल रही है, इसमें संघ भी एक है, अनेक साधु संत अध्यात्म, अनेक ऐसी आध्यात्मिक संस्था है। इन सब के क्यूमुलेटिव प्रयास से अब ये भारत अपने स्वत्व की, अपनी असली पहचान लेकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए उसके बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की डिफेंस पॉलिसी, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत की एजुकेशन पॉलिसी, ये भारत के स्व के प्रकाश में धीरे धीरे हो रही देख रहे हैं। इस भारत को दुनिया मानने लगे, क्योंकि दुनिया इसी भारत को जानती थी। प्रभात प्रकाशन ने 4 वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं, द इंडिया दे सॉ। बाहर से जो लोग आए भारत में, उन्होंने भारत को जो देखा, वो भारत उनको नहीं दिख रहा था बीच में, अब वो दिख रहा है। तो दुनिया भी आश्वस्त है, भारतीय सारा समाज गौरवान्वित है, सामान्य समाज, और बाकी लोग जो सो कॉल्ड है वो भी धीरे धीरे इस समाज के जागरूक से प्रभावित हो रहे। नाउ दे कैन नॉट डिनाई दिस।
उनको धीरे धीरे इसमें आना पड़ेगा। यह भारत की मूल प्रकृति है और ये चलने वाला है। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ टाइम is that it travels in a linear way and Bharatiya concept is time travels in a cyclic way। इसलिए काल चक्र कहा है हमारे यहाँ, तो काल चक्र में डिसेंड एसेंड चलने वाले हैं, ऐसा ही घूमता रहेगा। तो भारत का भी एसेंड शुरू हो गया है, अब ये चलने वाला ही है क्योंकि दुनिया को इसकी आवश्यकता है। इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये रामकृष्ण मिशन का स्टेटमेंट है। तो भारत के गौरव के लिए, विश्व के कल्याण के लिए भारत का आगे बढ़ना आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक है हिंदू वे ऑफ लाइफ, सबने पढ़ने, उन्होंने कहा, बहुत पहले लिखे उन्होंने, कि इस कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड सोल्यूशन क्या है? द एंटायर ह्यूमैनिटी इफ हैज टू लिव इन प्रॉस्पेरिटी, peace, harmony with the limited sources on the planet. Bharat only has the philosophy, Bharat only has the experience and Bharat only has the history of doing it. उन्होंने कहा कि इस सारे के लिए there is only one हिंदू सोल्यूशन ही है। तो हिंदू या नॉट हिंदू केवल रिलीजन नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है और वो बहुत अच्छा बेसिक भारत की मूल आत्मा है। उसको नकारने के कारण भारत का पुरुषार्थ प्रकट नहीं हुआ। टैगोर ने कहा सबसे पहले हम जो है वह बनना पड़ेगा। अब उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वी आर नॉट अशेम्ड और अपोलोजेटिक ऑफ आवर कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी। ऐसा भारत सारे विश्व को अपने आगोश में लेने का उसका इतिहास है, उसका अनुभव है, उसका नेचर है, क्षमता भी है। वो क्षमता लानी हमको, मतलब है, सोई है, लाना पड़ेगा। और ये शॉर्ट फिल्म एक बहुत इफेक्टिव माध्यम है और यंग लोग स्वयं कर सकते हैं। मोबाइल से भी एक शॉर्ट फिल्म बन सकती है और क्योंकि बहुत आसानी से हम लोगों तक पहुँचे। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी क्रांति की है एक्चुअली, और इसलिए इस भारत को ठीक ढंग से देखना, उसको एक इमेजिनेशन से एक कहानी के रूप में लाकर भारत के सत्य विचार को कहानी कथा के माध्यम से सारी कला का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करना, इसमें जो क्रिएटिविटी है, एक आनंद है, एक आत्मिक समाधान है, एक प्रकार का लोक जागरण प्रशिक्षण भी है, एक मल्टीपल बेनिफिट छोटे से इस काम से हो सकता है। इसलिए ये शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से हम अपनी कला को अभिव्यक्त करेंगे, भारत को समझने का प्रयत्न करेंगे, भारत को जगाने का प्रयत्न भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप श्री गजेंद्र चौहान जी कुछ शब्दों से समराइज करें, हमें कुछ अपनी थॉट्स बताएं। भारतीय चित्र साधना के इस मंच पर उपस्थित बहुत ही हमारे आदरणीय पूजनीय डॉक्टर मनमोहन रेड्डी जी, अद्विता जी, और यहाँ पे प्रबुद्ध लोग जो पधारे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे ही फिल्मों की बात आई, उन्होंने फिल्मों को भारतीयता से जोड़ दिया और ये सच्चाई भी है। जिस तरह से अद्विता जी का प्रश्न था कि ये नई सोच अब क्यों आई है, उसका कारण यही है कि भारत अंगड़ाई ले रहा है, अपनी सोच में अंगड़ाई ले रहा है। सब चीज़ें बदल रही हैं, तो फिल्में क्यों नहीं बदलेंगी? ये फिल्में 80 के दौर में भी थी, लेकिन कुछ नकारात्मक सोच जो है वो सिनेमा के ऊपर हावी थी। उसने उन चीज़ों को कभी बाहर नहीं आने दिया। 2014 से पहले हम किसी को समझाते थे तो रामायण की तरह समझाते थे, मर्यादा में रहकर समझाते थे, लेकिन आज समय आ गया है उसी नकारात्मक सोच को महाभारत की तरह लड़ाई लड़नी है। मुझे बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है।
आप सब ने देखा FTI में जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, किस तरह से नकारात्मक सोच जो है पूरी दुनिया में से, पूरे देश में से उठ के एक तरफ हो गई थी। लेकिन अगर उस नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाना है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि उस नकारात्मक सोच में जो है बहुत कमी आई है और देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, फिल्में भी बदल रही हैं। फिल्में जो होती है वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कहते हैं ना कि फिल्म्स आर द मिरर्स ऑफ लाइफ, लाइफ इज ऑल्सो द मिरर ऑफ फिल्म्स। जो जीवन में है वही फिल्मों में, और जो फिल्मों में है वही जीवन में है, एक नई सोच के साथ होता है। तो मेरा मानना ये है कि फिल्मों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत दूर तक होता है। आप सब इसके साक्षी हैं कि जब रामायण और महाभारत जैसे सब्जेक्ट इस देश में आए तो इस देश की दशा और दिशा ही बदल गई, और वो आज तक चल रही है। उसका इम्पैक्ट जो है, 35 साल हो गए मुझे महाभारत किया हुआ, लेकिन आज भी उसका इम्पैक्ट वैसे का वैसा ही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, भारतीय चित्र साधना से जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपनी फिल्मों को एक अच्छी सोच के साथ बनाएं, सकारात्मक सोच के साथ बनाएं। देश का कोई अंश, देश की कोई सोच, एक नई सोच उसमें लेकर आए ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसमें सुधार आ सके, वो उसी तरह सोच सके। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं हमेशा ये कहता हूं, महाभारत का एक छोटा सा संवाद है, उसको अपने जीवन में उतारिएगा। जब मैंने पहली बार देखा था मुझसे भी मिस हो गया था वो डायलॉग, लेकिन मैंने कई बार देखने के बाद ऐसा लगा कि ये जीवन का सारांश है और इसकी ज़रूरत है आज भारत को। और वो एक ही लाइन का, लेकिन इतना गहरा लिखा है डॉक्टर राय मासूम रजा साहब ने कि उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक होता है। मैं ये छोटा सा संवाद कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर वैद्य जी को, अद्विता जी को, कि इतना अच्छा सत्र जो है उन्हें भारतीय चित्र साधना के मंच पे रखा है। और वो संवाद कुछ ऐसा है, कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। थैंक यू। धन्यवाद। और अब आज